क्लॉक पे क्विज है, 4 बजे आपका क्विज होगा और क्विज जो है वो आपका 10 मिनट्स आपके पास क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए हैं और उन 10 मिनट्स में आपके पास एक सिंगल अटेम्प्ट जो है वो क्विज की आप कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं है। और 4 to 4:30 क्विज ओपन है LMS पे, यू हैव टू लॉग इनटू LMS एंड अटेम्प्ट योर क्विज ओवर देयर, ठीक है। चलिए मैं जरा आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर लूँगी। जी, ये आप सब मैंने शेयर की है प्रेजेंटेशन, आपको नजर आ रही है। सेमी लॉ ग्राफ पेपर है जो कि आपको नजर आना चाहिए। यस मैम। आज हम इंशाल्लाह ताला प्लॉटिंग पे काम करेंगे। अच्छा, एक बात और, नेक्स्ट वीक आपका मंडे को फिर एक और क्विज होगा एंड दैट्स इट। 2 क्विजेज हैं आपके और 4 आपने असाइनमेंट्स करनी है, तो क्योंकि आप लोग मेरा ख्याल असाइनमेंट्स आपका लोड ज़्यादा है तो मैं आपको वीकली असाइनमेंट दूंगी, यानी आपके पास असाइनमेंट करने के लिए एक हफ्ता है। आज इंशाल्लाह रात तक जैसे मैं आपकी असाइनमेंट अपलोड कर देती हूँ तो आपको 7th तक वो असाइनमेंट जो है वो ड्यू होगी। अच्छा, उस असाइनमेंट में जो है ना, देयर आर ओनली गोइंग टू बी 5 प्रॉब्लम्स, नो मोर देन दैट। आपने 5 प्रॉब्लम्स करनी है और एक आपकी नेक्स्ट वीक में असाइनमेंट हो जाएगी, एक उससे नेक्स्ट में, तो यू विल बी डन with your assignment. So all in all, you are going to have 2 quizzes and 4 assignments as it's been decided by NUST. और आपके जो 2 quizzes हैं, they are going to weigh for 10% of your total theory marks. और जो आपकी assignment है, that is going to weigh for 20% of your theory marks. तो 30% तो ये हो जाएगा, बाकी 70% जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। ये तो सिर्फ ईएनए में या ओवरऑल सारे यही करेंगे, सारे टीचर्स? मतलब 5 सब्जेक्ट्स में 2 क्विजेस होने चाहिए। इस मैम जैसे कि मैं पूछ रही हूँ कि जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हमारा एक क्विज हुआ, तो उसी तरह मतलब सिर्फ आप 2 ले रही हैं या बाकी सबके भी लिए भी ये एप्लीकेबल है? देखो बेटा, मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ, मुझे जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं आई हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैम, ठीक है। बाकी टीचर्स क्या करते हैं उनके लिए मैं जवाब नहीं दे सकती। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपकी 4 असाइनमेंट्स होंगी जिसमें से 2 असाइनमेंट्स हो चुकी हैं और 2 अगले 2 वीक्स में हो जाएंगी और 2 आपके क्विजेस होंगे जिसमें से एक आज है और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा। जी फरमाइए। मैम जैसा आपने बताया 2 क्विजेज हैं, तो मैम आप कंसेक्टिव वीक्स में रख रही हैं, एक वीक अगर छोड़ के रख लेती तो बेटर प्रेप हो जाती। क्या करना है, मेरी बात सुनो, ये जो हमने ऑनलाइन क्लासेस रखी है ना और अभी तक आपकी कोई क्विज असाइनमेंट नहीं हुई, इससे हम स्लैक हो गए हैं। नहीं करो ऐसी बातें। मुझे पता है कि मैं अगर तुम्हें 3 हफ्ते भी दे दूं ना तो तुमने एक रात पहले ही कॉपी खोल के देखनी है। सो डोंट गो देयर। 2 हफ्ते में 2 क्विजेस दो और फारिग हो जाओ, ताकि तुम्हें जो फाइनल प्रेप का वीक मिला हुआ है उसमें तुम्हारा कोई भी बैकलॉग ना हो। तुम्हें मैं बता चुकी हूँ कि तुम्हारे क्विज और असाइनमेंट में कितने मार्क्स हैं, टोटली अपने कोर्स के बारे में तुम क्लियर हो, फाइनल की तैयारी कैसी करनी है, कितने % मार्क्स लेने के लिए, उसमें आपका जहन क्लियर हो। मत ये क्या 1 हफ्ते काफी नहीं है? 1 हफ्ता आपके पास एक क्विज करने के लिए, एक चैप्टर पढ़ने के लिए, और आपको फाइनल एग्जाम में जो है यू आर गोइंग टू गेट लाइक 7 or 8 चैप्टर्स। सो आपको तो 2 महीने की प्रेप लीव चाहिए इस एवरेज के लिहाज से। पुल अप योर सॉक्स एंड गेट टू वर्क।
नहीं, आपका एक क्विज जो है वो आज है, एक क्विज नेक्स्ट मंडे को नहीं चाहते तो ट्यूसडे को हो जाएगा, लेट्स मेक इट ऑन ट्यूसडे। और जो अगला क्विज होगा वो इस चैप्टर में से होगा जो आज और कल पढ़ के हम खत्म कर रहे हैं, चैप्टर 14 नेटवर्क फंक्शंस का चैप्टर, इसमें से होगा क्विज आपका सेकंड। अगर आप इसमें से नहीं देना चाहते, कोई क्विज का आप कोर्स चेंज करना चाहते हैं तो बता दें, मैं उसमें से ले लूंगी। मैम नेक्स्ट वीक किससे होगा? चैप्टर 14 ऑफ फ्रैंको, नेटवर्क फंक्शंस। तो मैम चैप्टर 10 और चैप्टर जो 12 है फ्रैंको का, मैम उनसे क्विज नहीं होगा? नहीं, आप देना चाहते हैं उसमें से देना चाहते हैं? मैम उसे अगर पढ़े में थोड़ा टाइम हो गया तो मैम अगर उसमें से आप अरेंज करवा लें, क्योंकि ये तो भी हम पढ़ रहे हैं तो इसे कवर करने में टाइम लगेगा। आपके पास टाइम नहीं है, ये मैं बता दूं, टाइम इज समथिंग दैट यू डोंट हैव। मैं उसमें से ले लेती हूँ, लेकिन ये जो बात है ना, आपके पास अगले 5-6 दिन है, उसमें इसको कवर कर ले, मैं उसमें से ले लेती हूँ। आप सीआर को बता दीजिए, मैं क्विज बनाऊंगी बाय फ्राइडे। आप सीआर को बता दें एज अ क्लास कलेक्टिवली कि आप किस चैप्टर में से क्विज देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हैं फेजर्स में से, तो वो क्विज फिर आपका चैप्टर 11 और 12 दो चैप्टर्स में से होगा। और मैम ये एमसीक्यू बेस्ड ही होगा? 10 और 11 में से वो आपका क्विज होगा। और अगर आप देना चाहते हैं पावर कैलकुलेशंस में से, तो पावर कैलकुलेशंस में से दे दें, आपकी मर्जी है। तो इसे मैम हम बता देंगे सीआरटी से। हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं। आपको मैं आपके ऑप्शंस बता दूं, ये मेरे हाथ में किताब है, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। फ्रैंको की बुक है और इसमें से चैप्टर 9 में से आपका हो चुका, ठीक है जी। और आप चाहें तो चैप्टर 11 में से दे दें, ये एक ऑप्शन है आपके पास। चैप्टर 12 में से दे दें, एसी पावर एंड 3 फेज सिस्टम्स में से, जितना हमने पढ़ा उतने में से, या चैप्टर 14 में से दे दें। ये मैं फ्रैंको की आपको चॉइसेस बता रही हूँ, ठीक है हुजूर? ओके मैम। फैसला कर लें जहां से आप कंफर्टेबल हैं, जिधर से आपका ख्याल है कि आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिलता है, वो मुझे बता दें, वहां से हम क्विज सेट कर लेंगे। और जब आज का क्विज आप करेंगे ना, तो आपका जो ये क्विज की थोड़ी सी झिझक है वो खत्म हो जाएगी। इट्स नो बिग डील। जिस किसी ने भी क्लास भी गौर से अटेंड की है वो क्विज आराम से कर सकता है जी। तो हम आज अपना काम शुरू करते हैं फ्रॉम सेमी लॉग पेपर। आपको याद हो पिछले लेक्चर हमने खत्म किया था, और वो था, हमने पढ़ा था सेमी लॉग पेपर। सेमी लॉग पेपर पे हमने कहा था इसके एक्स एक्सिस जो होते हैं वो हमारे पास लॉगरिथमिक स्केल में होते हैं, और वाई एक्सिस जो हैं वो लीनियर स्केल में है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि लॉगरिथमिक स्केल में है, हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं या हम फ्रीक्वेंसी की रेशियो प्लॉट करते हैं। और जो वाई एक्सिस हैं हमारे पास, इसमें या हम मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन का, या हम इसमें फेज प्लॉट करते हैं अपने ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। तो ये हमारे पास वो सेटअप है, वो कैनवस है जिसपे कि हम अपने प्लॉट्स जो हैं उनको करेंगे, प्लॉट करेंगे। आज तो हम इसकी बैकग्राउंड पढ़ेंगे, टेक्निक्स और रूल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद कल इंशाल्लाह ताला आज एक एग्जांपल भी आपको करवाऊंगी, और उसके बाद कल हम इंशाल्लाह सॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे। एक सेकंड जरा प्लीज होल्ड कीजिए बेटा। जी, तो ये हमारे पास सेमी लॉग पेपर है, इस पर प्लॉटिंग करनी है हमने। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे जो हम प्लॉटिंग करते हैं उसका सेटअप क्या है। जो प्लॉट्स आप करेंगे ना, इनको हम कहते हैं बॉडी प्लॉट्स। ये BODE, दिस इज कॉल्ड बॉडी। और ये वो इंजीनियर था जिसने ये प्लॉटिंग की टेक्निक डिवाइस की थी, जिसकी वजह से हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज को बहुत बेहतर तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो बॉडी प्लॉट्स हमारे पास जो सेमी लॉग पेपर है उसमें हम प्लॉट करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम दो चीज़ें प्लॉट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, और अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे तो वो डेसिबल्स में होगा,
और फेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, अगर आप फेज ट्रांसफर फंक्शन का प्लॉट करेंगे तो वो डिग्रीज में होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि हम ये प्लॉट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन के साथ साथ मैग्नीट्यूड किस तरह वेरी करता है, या हम ये प्लॉट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन के साथ फेज किस तरह वेरी करता है आपके पास। तो नीचे उसने ट्रांसफर फंक्शन की जो प्लॉटिंग है उसको थोड़ा सा उसको मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश की। वो कहता है आपका ट्रांसफर फंक्शन जो है, इफ इट्स अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, जो कि हम कहते हैं कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन हम ओमेगा के लिए प्लॉट करेंगे, तो वो अपने मैग्नीट्यूड और अपने फेज से डिफाइन होता है और आप उसको पोलर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आप नेचुरल लॉग दोनों साइड्स पे लें अपने ट्रांसफर फंक्शन का, तो वो नेचुरल लॉग ऑफ द मैग्नीट्यूड इनटू नेचुरल लॉग ऑफ द पोलर फॉर्म दैट इज e raised to power j theta। तो आपको पता है कि नेचुरल लॉग एंड e, क्योंकि नेचुरल लॉग है ही बेस e का लॉग, तो ये दूसरे को कैंसिल करते हैं एंड यू विल गेट नेचुरल लॉग ऑफ h एंड j5। तो कहने का मकसद उसका ये है कि जो आप अगर नेचुरल लॉग लें तो आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका रियल पार्ट जो है वो मैग्नीट्यूड होता है और उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो फेज होता है। लिहाजा एक ट्रांसफर फंक्शन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड द मैग्नीट्यूड एंड द फेज। तो बॉडी प्लॉट में आपके पास जो मैग्नीट्यूड है ये मैं उस दिन आपको डिफाइन कर चुकी हूँ कि हम कहते हैं मैग्नीट्यूड डीबीज में हम डिफाइन करते हैं, एंड मैग्नीट्यूड इन डीबी इज इक्वल टू 20 log टू द बेस 10 ऑफ द मैग्नीट्यूड जो भी है आपके पास। ये बेसिकली आप पीछे जाके देखिए, ये जो है जो h है आपके पास ये बोल्ड है, और ये जो इसने h लिखा है कैपिटल में ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो वो कहीं मैग्नीट्यूड की बार्स नहीं डाल रहा, बल्कि वो जहाँ कहीं ये h लगा रहा है कह रहा है कि आप अंडरस्टैंडिंग है कि ये आपको ये मैग्नीट्यूड है इसके पास। तो कहता है कि इसको आप डेसिबल्स में प्लॉट करते हैं वर्सेस द फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफर फंक्शन तो बहुत किस्म के होते हैं आपके पास। ट्रांसफर फंक्शन लेट्स से मैं एक जनरलाइज किस्म का ट्रांसफर फंक्शन लिखती हूँ, मैं कहती हूँ h of s इज इक्वल टू 1000 into s plus 1 divided by s square plus 2s plus 2 plus s plus 3 whole square let's say। अब देखिए आपके पास किस किस किस्म के, और जिस तरह की टर्म्स न्यूमरेटर में है वैसे डिनोमिनेटर में भी हो सकती थी, यानी ये s न्यूमरेटर में लिखा है, हो सकता है s वाली एक टर्म डिनोमिनेटर में भी आती। तो हो सकता है कि आपके ट्रांसफर फंक्शन में एक कांस्टेंट हो, और जब मैं h of j ओमेगा लिखूंगी तो this will be equal to j omega, will be equal to 1000 into j omega plus 1 divided by j omega whole square plus ये 2s जो है इसको हम लिखेंगे 2 zeta omega naught s plus omega naught square, ठीक है, into j ओमेगा प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसको आपने नॉर्मलाइज करके लिखना है। आपने क्या लिखना है, आपने h of s इज इक्वल टू 1000 इंटू j ओमेगा इंटू 1 प्लस j ओमेगा ओवर 1 डिवाइडेड बाय मैं j ओमेगा प्लस 3 को पहले कर लूँ 9 इंटू 1 प्लस j ओमेगा बाई 3 होल स्क्वायर, और ये नेक्स्ट जो है इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा नॉट स्क्वायर में कॉमन ले लूँ एंड दिस विल बी इक्वल टू j ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा j, बल्कि j यहाँ लिखते हैं, ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट प्लस 1, ठीक है। तो आपने जब लिखना है तो आपने इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने अभी लिखा है, इसको नॉर्मलाइज तरीके से लिखना। हर जगह आपने ओमेगा बाय ओमेगा नॉट की रेशियो की फॉर्म में अपने एक्सप्रेशन को रीराइट करना है। तो अगर आप इसको इस तरह रीराइट करें तो ये देखिए आपके पास एक कांस्टेंट हो सकता है जो कि इसने यहाँ इस k की फॉर्म में लिखा है, आपके पास j ओमेगा हो सकता है जो यहाँ इसने j ओमेगा की फॉर्म में लिखा है, प्लस 1 माइनस 1 से उसका मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर में होगा तो j ओमेगा रेज टू पावर प्लस 1 होगा, अगर डिनोमिनेटर में होगा तो j ओमेगा रेज टू पावर माइनस 1 होगा। इसी तरह 1 प्लस j ओमेगा ओवर 1 है, इसको आप इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं वेयर 1 इज इक्वल टू z1,
और आपके पास 1 प्लस ये 9 भी जो है ये इस k के साथ ही रिलेट होगा, कांस्टेंट है आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 9 आ गया। ये ओमेगा नॉट स्क्वायर भी एक कांस्टेंट ही है क्योंकि ज़ाहिर है ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी जो डिफाइन होगी। इसी तरह 1 प्लस j ओमेगा बाय 3 जो है इसको आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास पोल है, पोल स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 दफ़ा 1 प्लस j ओमेगा बाय 3, 1 प्लस j ओमेगा बाय 3 इंटू 1 प्लस j ओमेगा बाय 3। और ये जो एक क्वाड्रेटिक टर्म है इसको आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपको आपके ट्रांसफर फंक्शन में मिल सकते हैं। दीज आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस दैट यू कैन गेट इन योर ट्रांसफर फंक्शन। अब इन तमाम एक्सप्रेशंस को एक साथ प्लॉट करना जो है वो अच्छा खासा मुश्किल हो जाएगा। तो बॉडी प्लॉट्स में हम आसानी क्या करते हैं कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को डेसिबल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम हर टर्म की अलग अलग प्लॉटिंग करते हैं और फिर उन तमाम प्लॉटेड लाइंस को हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके हम इसको प्लॉट कर लेते हैं फाइनल प्लॉट को, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसका एंड का मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ठीक है। तो अभी आगे चल के ये आपको समझ आ गया जो मैंने कहा है कि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह की टर्म्स आ सकती हैं। यस मैम। वो कहते हैं कि आपके पास ये जो टर्म्स है उसने उनको लेबल कर दिया। वो कहता है गेन फंक्शन आ सकता है आपके पास k का, एक j ओमेगा आ सकता है, अगर पोल होगा तो 1 ओवर j ओमेगा की फॉर्म में होगा और 0 होगा तो j ओमेगा की फॉर्म में होगा। और इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि सिस्टम पोल या सिस्टम जीरो कहाँ है, तो ये अगर इनका पोल जीरो प्लॉट करना हो तो ये ओरिजिन पे है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक सिंपल पोल आ सकता है जो कि 1 प्लस जे ओमेगा ओवर पी 1 से डिफाइन किया जाता है, या एक सिंपल जीरो आ सकता है जो कि 1 प्लस जे ओमेगा ओवर जी1 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह एक क्वाड्रेटिक टर्म आ सकती है जो कि अगर न्यूमरेटर में होगी तो आपको एक जीरो क्वाड्रेटिक जीरो को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर 1 डिवाइडेड बाय दैट टर्म होगी तो वो एक पोल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और इसमें इसने जीटा 1 और जीटा 2 इसलिए रखे हैं कि अगर आप सिस्टम जीरो की बात कर रहे हैं तो योर जीटा इज जीटा 1, और अगर आप सिस्टम पोल्स की बात कर रहे हैं तो योर जीटा इज जीटा 2, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो क्वाड्रेटिक पोल्स हैं उनको एक दूसरे से अलग करके ये डिफाइन कर सकें। तो जब हम बॉडी प्लॉट कर रहे होते हैं तो हम इनमें से तमाम ये जो 4 डिफरेंट किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनमें से जो जो भी टर्म्स हमारी एक्सप्रेशन में होती हैं उनको हम सेपरेटली प्लॉट करते हैं और फिर ग्राफिकली, और प्लॉटिंग भी हम ग्राफिकली करेंगे, और ग्राफिकली प्लॉटिंग को भी हम एक अप्रॉक्सीमेशन के जरिए सिंप्लीफाई करके प्लॉट करेंगे और फिर हम उनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके कंबाइन कर लेंगे, और कंबाइन करने के बाद हमारे पास फाइनल प्लॉट जो है वो वी विल गेट दैट प्रीटी इजीली, राइट। अब हम इन तमाम को अलग अलग इनकी प्लॉटिंग देखते हैं कि जनाब गेन कैसे प्लॉट होता है, जे ओमेगा का पोल या जीरो कैसे प्लॉट होता है, 1 प्लस जे ओमेगा ओवर p1 का पोल या जीरो कैसे प्लॉट होता है, और क्वाड्रेटिक पोल या जीरो कैसे प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है। एक सेकंड ये पंखे की आवाज आपको ज्यादा बॉदर तो नहीं कर रही? नो मैम। नो मैम। ठीक है, थैंक यू। वो असल में मैंने बंद किया हुआ था मगर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं मैम, यहाँ पे बाहर हमारे बारिश की आवाज इतनी है कि आपके पंखे की आवाज नहीं फील होती। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, बारिश हो गई, अल्लाह का शुक्र है क्योंकि काफी गर्मी थी। सो वाकई आपने अच्छी चीज पॉइंट आउट की। या तो नहीं हो रही मैम। नहीं हो रही? कहाँ है आप? स्वाद यहाँ भी नहीं हो रही मैम। अच्छा, ये मैम भी हम कॉलेज? लोग लकी हो गए ना, हम रावलपिंडी में। अच्छा, मैं तो ये भी कॉलेज में हूँ। मैं तो कॉलेज आके आपकी क्लासेस लेती हूँ। जो मैं मंडे ट्यूसडे की क्लासेस होती है ना वो यहाँ कॉलेज के प्रेमिसेस में ही होती हैं, तो यहाँ तो हो रही है, बहुत तेज नहीं हो रही मगर इस्लामाबाद में भी हो रही है। उधर भी बहुत तेज बारिश। तो चारों तरफ हो जाए, अच्छा हो जाए क्योंकि काफी गर्मी हुई है। यार आप खानापुर में रहते हो, क्या कह रहे हो? अच्छा,
इस खुशी में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं कम ना पड़ेगा आज। हम पढ़े तो फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लास रख लूँ कल 2 घंटे की। नो मैम। नो मैम यही ठीक है, आज ही करवा दो। पहले कल ही पिकअप क्लास। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है और मैं बिल्कुल तुम लोगों के कोर्स को एंड तक ड्रैग नहीं करना चाहती ताकि तुम लोगों को उस वक्त बहुत प्रेशर फील होगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम अभी जो है ना वो इसको थोड़ा सा कर लें और फिर इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा। ये मतलब मुझे तो बॉडी प्लॉट्स आसान लगते हैं, स्टूडेंट्स भी इसको, मैंने तो आज तक जितना फीडबैक देखा है उनको ये आसान लगता है इन द सेंस कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के मार्क्स हैं। पेपर में भी आप देखेंगे अगर ये सवाल आपको आ जाता है 20 नंबर का, सामने की 20 सवाल 20 नंबर है, कोई कुछ भी इसमें नहीं है। सिर्फ ये है कि बहुत ज़बरदस्त टूल है, आप देखेंगे मैटलैब वगैरह में भी सेमी लॉग के ऊपर जो है वो प्लॉटिंग हुई होती है, तो उसकी तरह इन डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपको कर्व्स की समझ आ जाएगी कि किस किस तरह के आपको फिल्टर डिज़ाइन में कर्व्स जो है यू कैन कम अक्रॉस। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसको करते हैं, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा टाइम रह गया बस, अभी गुजर जाएगा, देन यू कैन गो एंड एंजॉय द रेन। अच्छा जी, अब अगर आपके पास h of j omega is equal to k where k is a constant, तो आपके पास what is the magnitude of h of j, हम एक एक टर्म्स की बात करते हैं ना, the magnitude of j omega is equal to k, right? तो मैं कहती हूँ 20 log to the base 10 of the magnitude of h of j omega is equal to 20 log to the base 10 of k। और अगर मैं कहूँ कि फेज ऑफ h of j omega क्या है, तो k अगर एक कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका फेज क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस का फेज क्या होता है बच्चों? जीरो, एब्सोल्युटली। और अगर मैं आपको कहूँ कि k जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, यानी k जो है वो आपके पास कांस्टेंट माइनस k है, तो माइनस k जो है इसका फेज क्या होगा? 180। सो आपके पास जो कांस्टेंट होता है उसका 20 log to the base 10 of the constant is also a constant, और कांस्टेंट आप हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो जितने भी dB की है एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लगा लेते हैं, और फेज जो है आपके पास अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव है तो आपके पास फेज जो है वो 0 डिग्रीज होता है। ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी उसने सारी डेकेड्स में लॉगरिथमिक स्केल पे लिखी हुई है, 1.1 से वो शुरू हुआ, 0.1, 1, 10 और 100, और जो वर्टिकल एक्सिस हैं वो इसके लीनियर हैं। तो आपके पास फेज जो है कांस्टेंट का वो 0 डिग्री होता है, या ये प्लस माइनस 180 डिग्रीज होता है। ठीक है जी, समझ आ गया? कांस्टेंट का फेज dBs में प्लॉट करना, सो नथिंग टू इट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपके पास जीरो जो है ना वो ओरिजिन पे है, यानी आपके पास h of s is equal to s, let's say, तो h of j omega is equal to j omega, ठीक है, 20 log to the base 10 of h of j omega magnitude is equal to 20 log to the base 10 of omega। ठीक है, तो जब ओमेगा की वैल्यू 1 होगी तो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट इज द बेस 10 log of 1? 0, एब्सोल्युटली। जब ओमेगा की वैल्यू 10 होगी, 10 रेडियंस पर सेकंड, या जो भी आपकी रेडियंस पर सेकंड में हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, जब ओमेगा की वैल्यू 10 होगी तो आपके पास क्या होगा गेन? मैम log 10 1 होता है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एब्सोल्युटली। और जब ओमेगा की वैल्यू 0.1 होगी तो log to the base 10 of 0.1 is -1, so 20 multiplied by -1 is -20। यस मैम। ये देखिए उसने प्लॉट किया, वो कहता है जब ओमेगा 1 होगा तो तुम 0 dB पे बैठे हो, जब ओमेगा 10 होगा तो तुम 20 dB पे चले गए हो, और जब ओमेगा जो है वो 0.1 होगा, 1/10 होगा, तो तुम -20 dB पे हो, और आप और ओमेगा को बढ़ाते जाओ और इसी तरह ये स्ट्रेट लाइन जो है ये कंटिन्यू होती रहेगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस तरह की जो टर्म्स आती हैं उनमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, dB का ग्राफ है, मैग्नीट्यूड का, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं कहना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड का ग्राफ है वो आपके पास क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इंक्रीजेस। अगर h of s
एस है यानी एच ऑफ जे ओमेगा है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इंक्रीज करेगी और इसकी स्लोप क्या होगी भाई? हाउ मेनी डीबीज पर डेकेड? एक डेकेड में, डेकेड जो है वो एक जो 10 की पावर ये लगा जी, क्या कह रहे हैं मैम? 10 होगी डीबीज। 20 डीबी मैम 20 है। ये डेकेड है। 20 होगी मैम। हाँ 20 होगी। और इस डेकेड में जो है एक डेकेड ये एक्स में चला तो इसने वाई में कितना जंप लगाया? 20 डीबी का। तो आप मुझे इसकी स्लोप क्या बताएंगे? 20 डीबी पर डेकेड। ये देखिए नीचे लिखी हुई है इसमें। आप स्टेप के साथ स्लोप को नापते हैं ना कि जनाब मेरे पास y में जितना स्टेप है पर अ यूनिट स्टेप ऑफ x, ये होती है ना स्लोप। तो आपकी स्लोप कितनी है? 20 dB पर डेकेड। ठीक हो गया। और फेज क्या होगा इसका? जीरो। अच्छा 90 में 90 हाँ, क्योंकि देखिए आपके पास ये एक्सिस होते हैं ना, ये रियल है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। जब आपके पास एच ऑफ जे ओमेगा है तो इसका फेज क्या होगा? ये देखिए 90 डिग्रीज, एज सिंपल एज दैट। ठीक हो गया। अच्छा अब तो मुझे बताओ कि अगर मेरे पास ये टर्म न्यूमरेटर में ना हो बल्कि ये टर्म डिनोमिनेटर में हो, यानी एच ऑफ एस is equal to 1 over s, यानी h of j omega is equal to 1 over j omega, तो मैग्नीट्यूड dBs में कितना होगा? 20 log to the base 10 of 1 minus 20 log to the base 10 of j omega. j omega का मैग्नीट्यूड ना, which is omega. Yes ma'am. ठीक है, तो what is log to the base 10 of 1? It is a 0. So this is equal to minus 20 log to the base 10 of omega. अब मुझे बताओ जब ओमेगा की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या होगा? 0? यस मैम। जब ओमेगा की वैल्यू 10 होगी तो ये क्या होगा? minus 20 यहाँ पे। जब ओमेगा की वैल्यू 0.1 होगी तो ये क्या होगा? plus 20, क्योंकि 20 log to the base 10 of 0.1 is minus 1, minus 1 multiplied by minus 20 is a plus 20. इसका मतलब है अगर ये टर्म मुझे डिनोमिनेटर में मिलती तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ही मिलनी थी, लेकिन उसकी स्लोप क्या होनी थी? -20 dB पर डेकेड, नेगेटिव स्लोप। अगर ये टर्म न्यूमरेटर में मिली तो स्लोप कितनी है? +20 dB पर डेकेड। तो ये आमतौर पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म्स को आप ये समझें कि जो टर्म न्यूमरेटर में जैसा बिहेव करती है अगर वैसी ही वो डिनोमिनेटर में होती तो वो न्यूमरेटर का अक्स होती, बिल्कुल उसका मिरर इमेज होती। ठीक है, मेक सेंस? यस मैम। Yes ma'am. ठीक है। इसी तरह अगर इस ब्लू लाइन का फेज 90 डिग्रीज था तो फिर इस ब्लैक लाइन का फेज कितना होगा? 1 over j omega का फेज क्या होगा? Ma'am -90. Absolutely, शाबाश। तो अगर ये डिनोमिनेटर में हो तो इसका फेज क्या होगा? -90 डिग्री। तो अभी तक हमने कांस्टेंट प्लॉट करना सीख लिया और हमने जो है वो ओरिजिन पे पोल या जीरो हो तो उसका हमने मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट जो है वो सीख लिया है। अब हमारे पास जो है वो अगर इस तरह की चीज हो, h of s is equal to 1 plus j omega over z1, न्यूमरेटर में मैं कहती हूँ कि ये है, तो h of j omega बल्कि h of j omega, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ h of j omega जो है वो क्या होगा dBs में? अब मैं सिर्फ आपको न्यूमरेटर का बताऊंगी, डिनोमिनेटर का जो है वो इसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 20 log to the base 10 of real part squared plus imaginary part squared ठीक है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि अगर ओमेगा जो है, अब ओमेगा इज द वेरिएबल, अगर ओमेगा मेरे पास 0.1 z1 हो
यानी जो सिस्टम 0 है उसका उससे 1/10 होगी फ्रीक्वेंसी, यानी 1 डेकेड पीछे हो सिस्टम 0 से, तो फिर ओमेगा ओवर Z1 स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा ओवर Z1 इज 0.1, तो ओमेगा ओवर Z1 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0.01. यस मैम. तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जनाब ये होगा 20 log to the base 10 of 1 plus 0.01 under the root, so that is almost equal to 0, because 1 plus 0.01 under the root is almost equal to 1, and 20 log to the base 10 of 1 is a 0 and this thing is a 0. ये ठीक है? यस मैम. यस मैम. अच्छा, और मुझे बताओ कि अगर ओमेगा और भी छोटा हो, मैं 0.1 एक डेकेड से और भी ज्यादा छोटा कर दूं, तो जब मैं और भी छोटा करूंगी और स्क्वायर लूंगी तो मेरे पास स्क्वायर जो है वो और भी नेग्लिजिबल टर्म आती जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब ओमेगा Z1 से बहुत छोटा है तो मेरे पास जो dB गेन है, ये देखिए इस तरह की चीज बनेगी. ओमेगा जो है वो जब Z1 से बहुत छोटा है, यहाँ पे मैं कहती हूँ Z1 है, ये 0.1 Z1 है, ये 0.01 Z1 है, ये 10 Z1 है. तो जब ओमेगा जो है वो Z1 से छोटा होगा तो मेरे पास गेन जो है वो 0 dB आएगा. ये मैं कहती हूँ 0 dB है, ये 20 dB है, ये 40 dB है एंड सो ऑन. ठीक है, अब व्हाट हैपेंस व्हेन ओमेगा इज Z1? तो ओमेगा ओवर Z1 क्या हो जाएगा? परफेक्ट 1. So 1 square plus 1 square is 2 under the root 2. What was under the root 2 in dBs? आपने पीछे पढ़ा था अंडर द रूट 2 जब dBs में हम करते हैं तो तकरीबन 3 dBs आता है. यस मैम. 3 आ रहा है. तो जब आपकी ओमेगा Z1 के ऊपर होगी तो यू आर गोइंग टू बी एट 3 dBs. अब हमने बनाना है अप्रोक्सीमेट प्लॉट. हम 3 dBs को भी कहते हैं कि यार यहाँ तक इसको 0 ही समझो. ठीक है ये एक्चुअली 3 dB, लेकिन हम कहते हैं इसको 0 समझो. अब मुझे बताओ कि ये वैल्यू जो है ना ये बढ़नी शुरू हो गई. अब मैं कहती हूँ ओमेगा इज नॉट लेसर देन Z1, ओमेगा इज इक्वल टू 10 टाइम्स Z1. अब बताओ क्या करें? लेट्स सी जी. ओमेगा इज इक्वल टू 10 टाइम्स Z1, 10 Z1. तो omega over Z1 will be 10 and omega over Z1 whole square will be equal to 10 square which is equal to 100. अब 1 का स्क्वायर तो 1 है और omega over Z1 का स्क्वायर 100 हो गया. तो क्या मैं 100 के मुकाबले में 1 को इग्नोर कर सकती हूँ अच्छी अप्रोक्सीमेशन के लिए? यस मैम. नो. ठीक है, तो 100 का अंडर द रूट जब मैं लूंगी तो वो क्या आएगा? 10 मैम. 10 and log to the base 10 of 10 is equal to 1. तो ये मेरे पास हो जाएगा 20. तो ये जनाब जब 10 टाइम्स Z1 होगा तो मेरा गेन बढ़ के क्या हो जाएगा? 20. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि ये ओमेगा जो है ये 100 टाइम्स Z1 है तो ये 100 स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 वैल्यूज आ जाएंगी. इन 4 वैल्यूज के मुकाबले में मैं 1 को इग्नोर कर सकती हूँ. यस मैम. तो जब मैं 10,000 का स्क्वायर रूट लूंगी तो वो क्या आएगा? 100 मैम. 100. बेस 10 के लॉग में 100 का लॉग क्या होता है? 2. 2 यस. मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 40. तो जब मैं एक डेकेड और आगे चली जाऊंगी तो मेरा गेन जो है वो बढ़ के क्या हो जाएगा? 40. अब आप मुझे ये बताइए कि ये क्या हो रहा है, जरा इस ग्राफ को मुझे एक्सप्लेन करें कि जब तक ओमेगा Z1 से छोटी होती है तो हमारा गेन कितना होता है इस किस्म का. अगर आपके पास ऐसी टर्म आ जाए, अब हर किस्म की टर्म को हम अलग अलग हैंडल कर रहे हैं, अगर इस तरह की टर्म आ जाए तो एज लॉन्ग एज ओमेगा यानी रियल पोल आ जाए आपके पास बट नॉट एट द ओरिजिन, तो ऐसी टर्म जब आपके पास आए तो एज लॉन्ग एज ओमेगा इज लेस देन Z1 आपका गेन क्या होता है? मैग्नीट्यूड 0 मैम. 0. एब्सोल्युटली. और जब आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू Z1 होता है तो उस वक्त गेन एग्जैक्टली क्या होता है? 3 मैम. 3 dB. इसीलिए
Z1 को हम कहते हैं 3 dB कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम क्योंकि अप्रोक्सीमेशन पे प्लॉट कर रहे हैं ना, तो हम 3 dB नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं यहाँ तक 0 ही ले लो। फिर जब ओमेगा जो है वो Z1 से बढ़ता है तो गेन क्या होता है, गेन के साथ गेन इंक्रीज होने लग पड़ता है। Yes, ma'am. यस मैम। और इंक्रीज की स्लोप बताओ, जैसे अभी मैंने स्लोप कैलकुलेट करनी बताई थी, कितने Ma'am, dB डेकेड? 20 dB per decade. शाबाश, वेल डन मेरा बेटा। 20 dB पर डेकेड आपके पास स्लोप जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी विद द रेट ऑफ 20 dB पर डेकेड। समझ आ गई जी? अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके फेज की। फेज कैसा होगा इसका? फेज क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल। So phase of H is equal to tangent inverse, imaginary है omega over z1 और real है 1, तो this is equal to tangent inverse of omega over z1. What happens when omega is equal to z1? phase क्या होगा? 45 डिग्री? मैम 90 नहीं, डिग्री। tangent inverse अच्छा of 190, यस 40। 45 degrees. And what happens when omega is equal to a decade behind z1, 0.1 z1? So this is equal Ma'am, to 0. tangent inverse of 0.1, almost 0 degrees. Phase will be almost equal to 0 degree. degrees, ma'am. ठीक है? And what happens when your omega is equal to 10 times z1? तो phase हो जाएगा आपके पास मैम tangent inverse of 10। हाँ जी, मैम हम लोग पुट कह रहे हैं ओमेगा की जगह 0.1 z1 और z1 से कैंसिल हो रहा है और हम लोग टेंजेंट इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, तो 0.1 का टेंजेंट इनवर्स मेरे पास 5.7 आता है। जी जी, आपके पास बिल्कुल ठीक आता है, ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ है ना। तो मैम आपको उसको 0 बोला ना आपने, ऑलमोस्ट 0 डिग्रीज कर लेना। ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ है। बॉडी प्लॉट्स जो है ना वो आपको एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन देने के लिए बनाए जाते हैं। वैसे तो मैं कैलकुलेटर में अगर कैलकुलेट करूँ तो हर जगह कुछ ना कुछ फर्क आएगा। आपके पास ठीक आ रहा है। इसी तरह मैं भी ये कहने लगी हूँ कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 10 इज ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज, हालांकि आपका कैलकुलेटर इसको 84 डिग्रीज बताएगा। यस मैम। जी ठीक अच्छा है, ठीक है, यस मैम। समझ आ गई। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन हम बना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फेज जो है ना वो एक डेकेड ओमेगा इज इक्वल टू z1 से एक डेकेड पीछे तक 0 डिग्रीज रहता है। ओमेगा इज इक्वल टू z1 पे 45 डिग्रीज हो जाता है और ओमेगा इज इक्वल टू 10 z1 पे वो तकरीबन 90 डिग्रीज हो जाता है। तो हम फेज के बारे में कहते हैं कि फेज जो है वो ओमेगा इज इक्वल टू z1 के अराउंड चेंज होता है 2 डेकेड्स और उसका रेट ऑफ चेंज क्या है? 45 डिग्रीज पर डेकेड। ठीक हो गया? ये नहीं, उसने एग्जैक्ट बना दिया उन लोगों के लिए जिनको एग्जैक्ट चीजें अच्छी लगती हैं। ये देखें, वो थिन लाइन को दिखा के कह रहा है कि आपके पास जो थिन लाइन है ना वो एग्जैक्ट है, तो चेक कर लो कि वो देखो इसने, ये देखें ये उसने बता दिया है, कहीं नहीं भागे हम इस क्लेम से। ये 5 डिग्री से दिखा रहा है, लेकिन जो बोल्ड लाइन में मेरी अप्रोक्सीमेशन वाला ग्राफ है जो कि हमने प्लॉट करना है, उसमें हमने ये हरकतें नहीं करनी है। हमने हमारी अप्रोक्सीमेशन इसलिए है कि हम अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, जब एक बार डिज़ाइन कर लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यूज में हमने जाना होगा, फिर हम एग्जैक्ट प्लॉटिंग की बात करेंगे। अभी हम शेप्स में इंटरेस्टेड हैं। तो शेप क्या है? ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर ऐसी टर्म ये तो न्यूमरेटर में थी, अगर ऐसी टर्म डिनोमिनेटर में आए तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लॉट के साथ क्या होगा? हम इन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्स हो हॉरिजॉन्टली। जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू z1 तक तो 0 ही रहेगा और ओमेगा इज इक्वल टू z1 के बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा विद अ स्लोप ऑफ -20 dB पर डेकेड। इसी तरह फेज जो है वो पॉइंट z1 तक तो 0 ही रहेगा, लेकिन उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा विद अ स्लोप ऑफ 45 डिग्रीज पर डेकेड फॉर 2 डेकेड्स और फिर 90 डिग्री पे आके वो रुक जाएगा। ठीक है बच्चों? यस मैम। अब उसके बाद ये जरा मैं थोड़ा सा इसको
अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोल एंड जीरो हो तो आप क्या करेंगे? लेट्स सी, छोटा कर लूँ, मेरे पास आसपास थोड़ी जगह हो काम करने के लिए। जी, ये अभी मैंने आपको बनाना सिखाया था, एक क्वाड्रेटिक पोल और जीरो, ये इस तरह का एक्सप्रेशन था। तो मैंने आपको कहा कि एज ऑफ मैम ये बस फेज शिफ्ट नहीं हो जाएगा जैसे हम कॉज में करते हैं कि जब थीटा आ जाता है तो उसका ग्राफ बस आगे चला जाता है, शेप ही रहती है। मेरी बात नहीं समझ आई, रिपीट कीजिए। मैम जो अभी आपने दिया है वो वन प्लस, वो मैं पूछ रहा हूँ कि वो वही नहीं बात बनेगी कि जैसे हम करते हैं कि थीटा में वो कॉज में हम थीटा रखते हैं कि फेज एंगल होता है, तो इसमें भी बस फेज एंगल से शेप नहीं आगे जाएगी? ये मतलब आपका कहने का ये कि क्वाड्रेटिक पोल एंड जीरो के लिए? यस मैम। हाँ हाँ, ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा उसको हम मैथमेटिकली समझ लें। देखिए जी, अगर आपके पास एच ऑफ एस हो इस तरह का, बल्कि एच ऑफ जे ओमेगा की बात करते हैं, एच ऑफ जे ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा ओवर ओमेगा एन होल स्क्वायर। ये मैंने आपको पीछे तरीका सिखाया कि किस तरीके से आपने इसको इस तरह से करके लिखना है, प्लस जे टू जीटा ओमेगा ओवर ओमेगा एन प्लस वन। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा आपके पास रियल पार्ट स्क्वायर, ये देखें ना, ये जे का स्क्वायर होके माइनस वन हो जाएगा, तो हो जाएगा वन माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा एन स्क्वायर का स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा ओवर ओमेगा एन होल स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर द रूट 20 log to the base 10 of this thing। ठीक है हुजूर? अच्छा, अब इसमें आप देखो जीटा की वैल्यूज आमतौर पे आपकी छोटी वैल्यूज होती हैं, जीटा वन की विसिनिटी में आमतौर पे होता है, बल्कि फ्रैक्शन होता है। खासतौर पे जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स आते हैं तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स में आमतौर पे अंडर डैम्पिंग की कंडीशन जो है वो प्रिवेल कर रही होती है और जीटा एक फ्रैक्शन होती है। तो आप मुझे बताओ कि जब आपके पास ओमेगा जो है वो ओमेगा एन के बराबर है तो क्या वैल्यू आएगी? मैम 2 आएगी। नहीं, ये वाली टर्म जो है ये जीरो हो जाएगी। आपके पास आएगा 20 log to the base 10 of 2 zeta squared under the root। ठीक है, और ये आएगी 20 log to the base 10 of 2 zeta। अब ये आपके पास जीटा डिपेंडेंट है, आपके पास जीटा जो है, लेट्स से मैं कहती हूँ जीटा इज इक्वल टू 0.01, तो ये कितना हो जाएगा? 0.02 को भी मैं इग्नोर कर दूँ तो ये हो जाएगा 10⁻⁻², और ये कितना हो जाएगा? -40 dB। तो इसको जो है ना वो आपने इस टर्म को सप्रेस करके रखना है। हमने ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन पे हमने करना क्या है? अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि मैं आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए दिखाना चाह रही थी कि फिर आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि जी वो तो कुछ और थी और यहाँ पे हमने कुछ और वैल्यू। ब्रेक कर लो यार। ब्रेक कर लें 5 मिनट की।
जी अस्सलाम वालेकुम। हुजूर आपको मेरी वालेकुम आवाज? सलाम। ओके अच्छा जी, अब हम जो बात कर रहे थे तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आता है, ये देखिए वो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग। सो 18 dB is equal to 20 log to the base 10 of 1 minus omega over omega naught square whole square plus 2 zeta omega over omega naught whole square अंडर द रूट। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास जीटा जो है वो आमतौर पे एक स्मॉल नंबर है, और जब हमारे पास ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट से छोटा होता है, हमारे पास ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, तो आपके पास ओमेगा बाय ओमेगा नॉट होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये जो है ये एक बहुत स्मॉल नंबर आता है। तो दिस इज ऑलमोस्ट फॉर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, ये चीज जो है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ठीक है ना, क्योंकि हम कहते हैं ये चीज जो है ये हमारे पास तकरीबन 1 के बराबर हो जाती है। ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, लेट्स से ओमेगा जो है दैट इज 0.1 ओमेगा नॉट, तो ओमेगा बाय ओमेगा नॉट का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 0.01, तो 1 माइनस 0.01 में आप 0.01 को इग्नोर कर दें एंड दिस थिंग विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। और फिर ये जो है यहाँ पर भी क्योंकि ओमेगा बाय ओमेगा नॉट जो है दैट इज अ स्मॉल नंबर, लेट्स से 0.1, और जीटा जो है दैट इज इक्वल टू लेट्स से 0.5, तो ये हो जाएगा 0.05, और जब आप इसको 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी अ 0.1 एंड दैट विल बी मच स्मॉलर देन 1। तो हमारी इसमें जो आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। यस यस ठीक है, मैम आ रही है। वो इससे मैं पूछ रही हूँ, यहाँ लाइट गई है, मैंने कहा ये ना हो कि नेट ड्रॉप कर दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जब आपके पास ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, योर h इन dB इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये चीज जो है ये चलेगी टिल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। मैंने आपको बता दिया था कि जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होता है तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, लेकिन उस सिचुएशन को हम यहाँ फिलहाल एक्सप्लोर नहीं करेंगे। फिर हम कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट तो आप क्या करते हो कि 1 माइनस, अब यहाँ पर आप देखो ओमेगा बाय ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो रहा है और उसमें से 1 जो है वो ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट में से ऐड हो रहा है, या हम कहें इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है जब आपके पास ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, लेट्स से कि ओमेगा इज इक्वल टू 10 टाइम्स ओमेगा नॉट, तो ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 10, और ये जो है ये हो जाएगा 1 माइनस 10 का स्क्वायर है 100, तो ये ऑलमोस्ट 100, और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं स्क्वायर का स्क्वायर करूंगी, और ये हो जाएगा +2 जीटा इंटू 10 स्क्वायर। तो अगर मैं ये देखूं भी तो ये जीटा की वैल्यू, जीटा एक फ्रैक्शन है, और उसको जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर लिया, तो वो स्क्वायर जो है वो 10,000 के मुकाबले में एक स्मॉल वैल्यू है। तो मैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए अगेन मैं बात को रिपीट करूंगी कि मैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए कहूंगी कि यार इसको इग्नोर कर दो, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा 20 log to the base 10 of 100 square under the root, और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दिस विल बी 20 log to the base 10 of 100 which is equal to 40 dB। तो जब आप एक डेकेड आगे निकल गए, ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 10, तो आप 40 dB से आपने राइज किया। ठीक है, तो जनाबे वाला जहां क्वाड्रेटिक वैल्यूज आएंगी वहां पे आपका ग्राफ इस किस्म का होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट तक तो 0, और उसके बाद ये राइज करेगा विद अ वैल्यू ऑफ 40। जो आम आपका ग्राफ था जिसमें हमारा रियल पोल आया था वो राइज करता था विद अ वैल्यू ऑफ 20 dB पर डेकेड, और ये राइज कर रहा है विद अ वैल्यू ऑफ 40। मैम ये बता देंगे मैम ओमेगा और ओमेगा नॉट क्या है, कि कौन सा क्या सिंबलाइज करता है?
ओमेगा नॉट ये ओमेगा एन है जो कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है विच इज डिसाइडेड बाय योर हार्डवेयर, और ये कांस्टेंट रहेगी। ओमेगा वो वेरिएबल है जिसके अगेंस्ट आप अपनी प्लॉटिंग कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ जे। इसी तरह जो फेज है आपके पास एच ऑफ जे ओमेगा का, उस फेज की भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहानी है कि जब आप इसके फेज में आएंगे, ये देखेंगे उसने आपको जीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए प्लॉट करके बता दिया, जो मैं आपको कहती हूँ हमारा अप्रॉक्सीमेट प्लॉट ये है, और ये पोल प्लॉट किया है इसने। अगर ये सिस्टम जीरो होता तो ये इस तरीके से राइज कर रहा होता। ठीक है, तो वो कहता है नोट दैट द एक्चुअल प्लॉट डिपेंड्स ऑन द डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग फैक्टर zeta 2 as well as the corner frequency omega n. The significant peaking in the neighborhood of the corner frequency should be added to the straight line approximation if a high level of accuracy is desired. However, we will use the straight line approximation for the sake of simplicity. ठीक है जी, उसके बाद ये आ गया आपके पास, इसका फेज आ गया आपके पास। जब थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल, इसमें जब आपके पास ओमेगा जो है वो ओमेगा एन के बराबर होगा, तो आपके पास ये जो क्या इसको कहते हैं 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन जो है, ये वाली टर्म ये जीरो हो जाएगी। तो माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी विल गिव यू माइनस 90 डिग्रीज। और जब आपके पास ओमेगा जो है दैट गोज टू इन्फिनिटी, तो आपके पास ये जो है इसका फेज माइनस 180 डिग्री हो जाएगा एक डेकेड के बाद। और जब ओमेगा की वैल्यू आपके पास जीरो है, तो ये वैल्यू जो है ये आपके पास फेज जीरो हो जाएगा। तो फेज आप देखिए, जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पोल था उससे फेज हमारे पास ट्वाइस रहा, एक डेकेड पीछे तक फेज जीरो रहेगा। लेकिन जब आप एग्जैक्टली ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे आ जाएंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर पोल्स में फेज 45 था, लेकिन यहाँ फेज 90 डिग्रीज है। तो ये पोल है, लिहाजा जीरो से माइनस 90 पे आया एक डेकेड में, और उसके बाद माइनस 180 पे, और फिर रेस्ट कर गया। ठीक है, the phase plot is a straight line with a slope of 90 degrees per decade, starting at omega n by 10 and ending at 10 omega n as shown in the figure. We see again that the difference between the actual plot and straight line plot is due to the damping factor. So damping factor के साथ हमने काम नहीं करना है, हमने piecewise linear plots करने हैं जो straight line वाले plots हैं। So you just understand that. ये एक summary है आपके पास बॉडी के स्ट्रेट लाइन के प्लॉट्स की, इनको देख लें, ये वो समरी है जिसके अगेंस्ट आप अपनी सारी प्लॉटिंग जो है वो कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास जो है वो कांस्टेंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड एक स्ट्रेट लाइन होगा और उसका फेज 0 डिग्रीज होगा। अगर तुम्हारे पास जे ओमेगा है, तो उसका जो न्यूमरेटर में है, तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है वो ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे 0 dB से गुजरेगी, और उसके बाद वो 20 dB पर डेकेड से राइज करेगी। अगर ये पोल मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 दफ़ा पोल है, जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा है, यानी आपके पास एस स्क्वायर आ गया, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा। तो कहता है कि फिर आपके पास दो लाइनें आ जाएंगी, दो लाइनें हैं जो कि 20 dB पर डेकेड से राइज कर रही है, तो स्ट्रेट लाइनें जब दो आपकी ऐड होंगी, तो आपकी स्लोप जो है वो 40 dB पर डेकेड हो जाएगी। यानी जितना भी आपकी n की पावर है वो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह अगर 3 दफा ये रिपीट हो रहा है, s क्यूब है, तो आपकी स्लोप जो है वो 60 dB पर डेकेड से राइज करेगी। तो ये डिपेंड करता है। इसी तरह जो आपका मैग्नीट्यूड है वो 90 डिग्रीज होगा अगर सिर्फ जे ओमेगा है। अगर जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय जे ओमेगा है, तो ऑब्वियसली जे इंटू जे इज -1, तो ये इसका फेज जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्रीज। और अगर जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा है, तो आपको पता है हर जे से मल्टीप्लिकेशन जो है वो 90 डिग्रीज का एक फेज ऐड कर देती है, तो ये हो जाएगा -90 डिग्रीज एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसने आपको बता दिया कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म हो तो कैसा प्लॉट होगा, और ये इसने बता दिया कि आपके पास ये न्यूमरेटर में अगर ऐसी टर्म हो, यानी सिस्टम 0 ऐसा हो, और यहाँ इसने आपको बता दिया कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म हो तो क्या होगा। ठीक है जी, सीधी सीधी चीजें हैं, तब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का प्लॉटिंग का रूल है। इसी तरह वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास 1 प्लस जे ओमेगा ओवर जी न्यूमरेटर में हो, तो तुम्हारे पास जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो जी तक तो 0 dB पे होगी, और उसके बाद 20 dB पर डेकेड से राइज करनी शुरू हो जाएगी। और इसी तरह तुम्हारे पास जो फेज है वो एक ऐसी लाइन होगी जो कि ओमेगा इज इक्वल टू जी से एक डेकेड पीछे तक तो 0 होगा, लेकिन 0.1 जी से लेके 10 जी तक वो राइज करेगी विद अ स्लोप ऑफ 45 डिग्रीज पर डेकेड। लेकिन अगर ऐसी टर्म्स रिपीट होंगी, यानी लेट्स से
ये 1 + j ओमेगा ओवर 10 स्क्वायर आ जाता है। तो वो आप देख लें कि वो आपके पास जो फेज है वो तो ट्वाइस होगा, और जो मैग्नीट्यूड है वो 20 log to the base 10 ऑफ वट एवर रेज टू पावर 2 को जब हम करेंगे तो 40 log to the base 10 हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपके पास जो है वो लाइन वही होगी कि ओमेगा इज इक्वल टू z तक 0, लेकिन उसके बाद बजाय 20 dB के 40 dB से राइज करेगी। अगर 3 दफ़ा रिपीट हो रहा हुआ यानी क्यूब हुआ तो 60 dB से राइज करेगी एंड सो ऑन। इसी तरह फेज भी जो है वो फिर 45 की बजाय अगर ट्वाइस रिपीट हो रहा हुआ तो 90 dB से 90 डिग्रीज पर डेकेड से राइज करेगा। और फिर इसी तरह उसने कहा अगर ऐसी टर्म पोल में आ गई तो ये देखेंगे दोनों टर्म्स एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, और ये दोनों टर्म्स एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, यस मैम। इसी तरह ये उसने कहा कि आपके पास जो है ये अगर क्वाड्रेटिक आता है पोल या ज़ीरो, तो जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उस इक्वेशन तक अगर सिस्टम ज़ीरो है तो उस इक्वेशन तक आप के मैग्नीट्यूड प्लॉट ज़ीरो रहेगा, लेकिन उसके बाद 40 dB पर डेकेड से राइज करना शुरू हो जाएगा। और अगर ये टर्म अपने आप को n टाइम्स रिपीट कर रही है, उसकी पावर n है, तो फिर वैसे तो पावर 1 के लिए हमने किया हुआ है, लेकिन अगर n है तो 40 को उतने टाइम्स आप n से स्लोप को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह फेज जो है आपके पास वो 90 डिग्रीज पर डेकेड जो है उससे राइज करेगा अगर न्यूमरेटर में हुआ, और ये राइज जो है ये 0.1 ओमेगा n से शुरू होगा और 10 टाइम्स ओमेगा n तक ये राइज चलता रहेगा। और इसी तरह अगर आपके पास सिस्टम पोल में ऐसी टर्म आए तो ये देखिए जो सिस्टम जीरो की टर्म थी ये सिस्टम पोल की टर्म बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन है। चेक कर लें। ठीक है, यस मैम। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है ये एक सॉल्व एग्जांपल है, ये मैं आज करवाना चाह रही थी और इंशाल्लाह कल की क्लास में ये दो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जो है ये मैं आपको बॉडी प्लॉट के करवाऊंगी ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारे पास h ऑफ s इज दिस थिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको h ऑफ j ओमेगा में और स्टैंडर्डाइज लिखने के तरीके में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू h ऑफ j ओमेगा 18,600 into j omega square divided by 100 हमने कॉमन लिया और हमने कहा दिस इज इक्वल टू s स्क्वायर ओवर 100 प्लस 12 इंटू सॉरी मैम एस स्क्वायर जे ओमेगा नहीं हो जाएगा? जी जी सॉरी हम उसका लिखते हैं ज़्यादा सही 100 भी नहीं लिखते, इसको हम 10 लिखते हैं। ये हो जाएगा जी जे ओमेगा बाई 10 स्क्वायर। ठीक है, 100 मैंने कॉमन ले लिया और उसके बाद जो है दैट विल बिकम 12 ओवर 100 इंटू जे ओमेगा प्लस 1, क्योंकि हमने कहा था ये स्टैंडर्ड तरीका है इसको लिखने का। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 ओवर 10 इंटू जे ओमेगा ओवर 10, क्योंकि ओमेगा हमारी 10 है। ठीक है, तो आपके पास 2 जीटा जो है वो आता है 12 ओवर 10 दैट इज 1.2, तो जीटा जो है दैट टर्न्स आउट टू बी 0.6 अगर किसी ने प्रिसाइज प्लॉटिंग करनी हो। अब तो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो है अगला हमारा हो जाएगा 1860 into 6 and that will make it s over
नहीं, I should have taken this to 1860, है ना? 60 को हाँ जी, ये हो जाएगा 6s over 1860 और ये अगेन s नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये j ओमेगा हो जाएगा 6j ओमेगा over 1860 प्लस 1। ठीक है, अब जनाब ये आपके पास 1860 है, वो 18,600 है, सो दिस विल कैंसिल इट और ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, so you are left with 1/10. So your h of j omega is equal to j omega whole square divided by 10 into j omega by 10 whole square plus 1.2 j 1.2 omega over 10 plus 1 plus j omega over 310. चेक कर लें प्लीज। यस सर। ठीक हो गया। अब जनाब आपके पास जो है इसको अगर मैं करूं प्लॉट, ये सबसे पहले वाला जो मेरा क्या इसको कहते हैं, ये 10 है, कांस्टेंट को मैं सबसे पहले करती हूँ, तो 1/10 का प्लॉट क्या होगा? मैम स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ जी, क्या वैल्यू होगी? 20 log to the base 10 of 10 raised to power -1। -20 हो जाएगा ना? शाबाश, ठीक है, तो हम इसके लिए डिफरेंट कलर्स चूज करते हैं। तो ये हमारा पहला वाला जो है इसके मैग्नीट्यूड ये -20 हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म का, और इसका फेज क्या होगा? 0। 1/10 का फेज जो है वो 0। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास आया जनाब जे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जे ओमेगा अगर अकेला होता तो हमारे पास इसका ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे इसने 0 होना था, राइट? ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 0 होनी चाहिए थी, और इसके बाद इसको राइज करना चाहिए था विद द वैल्यू ऑफ 40 dB पर डेकेड, है ना? ये देखिए, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 40 dB पर डेकेड। मैं दोबारा लगाऊं लाइन, ये तो मैंने काम बचा दिया। ठीक है जी, यस सर। ठीक है, और इसका फेज कैसा होना चाहिए था? मैम 90 डिग्री। 0 से पहले उधर जाएगा, फिर वो 90% करेगा। हाँ जी, ये स्क्वायर हो रहा है, तो अगर ये मेरे पास जो है वो जे होता तो 90 डिग्रीज, और क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इसलिए जे का स्क्वायर है ना भाई, तो ये क्या होता? 180 डिग्रीज। 180। ठीक हो गया, तो ये सेकंड हमारे पास मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट आ गया। उसके बाद हम करते हैं जे ओमेगा ओवर 3/10 का। इसके लिए भी कोई और कलर हम देख लें, पर्पल ले लेते हैं। हाँ जी, अब ये क्या करेगा? इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 310। अब 310 100 और 1000 के बीच में आएगा। ये 100 है, ये 1000 है, ये 100 है, ये 1000 है। आपको पता है कि 100 एंड 1000 के बीच में जो 300 होता है वो ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू होता है, अगर आपको ख्याल हो, जहाँ हमने डीबी स्केल देखा था। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जनाब ये यहाँ तक तो स्ट्रेट आएगा, और उसके बाद ये 20 dB पर डेकेड के लिहाज से फॉल करेगा। तो 310 की एक डेकेड जो है वो 3100 पे जाके खत्म होती है। ठीक है, ये सीधी डेकेड नहीं है कि आप कहेंगे जी 10 पे 10 रेज़ टू पावर 3 पे 20 पे आ जाए, नहीं। इसकी एक डेकेड कब खत्म होगी? 310 की, जब वैल्यू 3100 हो जाएगी। तो जब 3100 वैल्यू हो तो इसको कहाँ होना चाहिए? -20 dB पे। ये लीजिए, ठीक हो गया? यस मैम। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप देखिए, ये आपका 310 है। 310 पे आपका फेस क्या होना चाहिए था? -45 डिग्रीज। ठीक है,
तो 310 से पीछे हमारे पास जो है वो होगा 31 और यहाँ होगा 3100। तो 31 के ऊपर जो है वो इसका फेज क्या होना चाहिए, 0। तो ये 0 के ये 0 आएगा इसका फेज, एक डेकेड पीछे से बढ़ेगा, 310 पे आके इसको 45 डिग्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है, और एक डेकेड के बाद इसको जो है वो यहाँ चले जाना चाहिए और फिर उसके बाद इसे 0 हो जाना चाहिए। ठीक है सर? यस मैम। उसके बाद आई ये मेरी जो क्वाड्रेटिक टर्म है। क्वाड्रेटिक टर्म की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है? मैम 10। 10। तो 10 तक ये क्वाड्रेटिक टर्म क्या रहेगी, 0। और 10 के बाद 10 की ये 10 है तो 10 की एक डेकेड 10⁻² होगी। 10⁻² तक इसको -40 डिग्रीज फॉल कर जाना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर की टर्म है। आगे भी करेगा, ये नहीं है कि ग्राफ यहाँ रुक जाएंगे। अगर आपका ग्राफ पेपर बड़ा हो आप इसको और बढ़ाते हैं, अब ये फॉल रहेगा इसका 40 डिग्री पर डेकेड का। ठीक हो गया। अब फेज में क्या होगा, फेज में जनाब एक डेकेड पीछे तक जो है वो फेज 0 रहेगा। 10 पर आकर फेज जो है वो -90 हो जाना चाहिए। 10 के एक डेकेड बाद फेज जो है वो हमारे पास -180 हो जाना चाहिए और उसके बाद इसको स्ट्रेट हो जाना चाहिए। तो ये ब्लू और रेड और पर्पल और ग्रीन, ये चार आपने अलग अलग टर्म्स जो है इनकी आपने वो भी प्लॉटिंग कर ली। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इनको ऐड अप करना है। ठीक है, आइए हम ऐड करते हैं। देखें, जो आपकी पर्पल और ग्रीन लाइंस है ना, ये तो काफी देर तक 0 dB पे रहेंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम रेड और ब्लू लाइन जो है उसको हम ऐड करेंगे। अब रेड लाइन जो है वो -20 उसकी वैल्यू है और उसकी स्लोप 0 है, और ब्लू लाइन की वैल्यू जो है वो लेट्स से ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 dB है और रेड लाइन की -20 है। तो ये बेसिकली क्या करेगी, ये रेड लाइन कि स्लोप तो -20 ही +20 ही रहने देगी, लेकिन इसको उठा 40 ही रहने देगी, लेकिन इसको उठा के जो है ना वो नीचे घसीट लाएगी। और ये काम ये उस वक्त तक करती रहेगी जब तक कि कोई और लाइन एक्टिव नहीं हो जाती। जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगी, पहले मैं ब्लैक कलर से प्लॉट करूँ ताकि हमें रिजल्टेंट नजर आए। ये मैंने 2 लाइनें ऐड की हैं, ब्लू वाली और रेड वाली। आर यू ओके विद दिस एडिशन? यस मैम। ठीक है। अब जब मैं यहाँ पहुंची ना तो देखो ये ग्रीन लाइन भी अब डेके करने लग पड़ी -40 dB पर डेकेड से, और ये ब्लैक लाइन, अब पिछली वाली रेड और ब्लू लाइंस को भूल जाओ, वो हमने ऐड करके ब्लैक लाइन हम हासिल कर लिया है। अब हम हर नई आने वाली लाइन को ब्लैक लाइन में ऐड करेंगे। तो जब इस ब्लैक लाइन और इस ग्रीन लाइन को मैं ऐड करूं तो ब्लैक लाइन की स्लोप क्या है, 40 dB पर डेकेड, और ग्रीन लाइन की स्लोप क्या है, -40 मैम। -40। मेरे पास स्लोप क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट 0। ठीक है, वहां तक कि मेरी पर्पल लाइन एक्टिव हो जाए। अब मेरी ब्लैक लाइन की स्लोप क्या है, -20 मैम। नहीं, ब्लैक लाइन की स्लोप है 0 dB पर डेकेड। ब्लैक लाइन देखो, ब्लैक लाइन 0 है ना। ठीक है, और पर्पल लाइन की स्लोप क्या है, -20 dB पर डेकेड। तो मेरे पास रिजल्टेंट जो स्लोप आएगी ये आएगी। ठीक है, समझ आ गया कि मैंने 4 ग्राफ्स जो हैं वो ऐड किए। जी, मेरे फीडबैक दीजिए अपना। ठीक है, यस मैम। क्या अब फेजेस में आ जाते हैं। फेजेस में आपके पास सबसे पहले रेड लाइन का तो फेज ही 0 था, ठीक है, और ब्लू लाइन का फेज जो है वो 180 डिग्रीज था। तो बाकी अभी सारे फेजेस जो है वो 180 डिग्री चल रहे हैं, तो हम ये ब्लू लाइन के फेज को फॉलो कर लेंगे। लेकिन अब ये ग्रीन लाइन का फेज आ गया, तो ब्लू लाइन के फेज को हमने, ब्लू लाइन की फेज की स्लोप क्या थी, 0, और ग्रीन लाइन के फेज की स्लोप क्या थी, -90 डिग्री पर डेकेड। तो हम ये -90 डिग्रीज पर डेकेड की स्लोप के साथ साथ चलते रहेंगे यहाँ तक कि यहाँ पर आके 331 पे आके हमारे पास ये एक्टिव हो गई, ये जो हमारी
क्या इसको कहते हैं, पर्पल वाली लाइन थी। तो अब हमारी स्लोप जो है वो -90 डिग्रीज थी, और अब ये -135 हो जाएगी, क्योंकि वो पर्पल स्लोप इसमें हमने ऐड कर दी। ये नहीं, यहाँ तक, यहाँ जाके ग्रीन स्लोप जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो फिर दोबारा से 0 हो गई है, उसको निकाल दो। और पर्पल स्लोप जो है वो मेरी कितनी थी, 45 डिग्री पर डेकेड। तो पर्पल स्लोप को फॉलो कर लो, एंड दिस इज इट। ये आपका फेस प्लॉट। ठीक है हुजूर, यस मैम। वर्किंग समझ आई? कल इंशाल्लाह Yes, ताला ma'am. यस 2 प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आई थिंक ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं मैम, आप ये जो हमने अभी एनालिसिस किया है, ये अगर कोई फिजिकल कंपोनेंट होता तो क्या होता? ये फिजिकल कंपोनेंट ही है। आप नहीं उस मैम, के ट्रांसफर उस फिजिकल कंपोनेंट का नाम क्या होता? किस फिजिकल कंपोनेंट को? मैम यानी कि बताएं बताएं, मैं शायद समझ नहीं पा रही। आपने एक सर्किट बनाया, आपने सर्किट में फिजिकल कंपोनेंट्स लगाए, फिजिकल कंपोनेंट लगाकर आपने उसका जो है वो HOS मालूम किया। HOS मालूम करके आपने कहा कि मेरा सर्किट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे कैसे बिहेव करेगा। आपने HOS को H(j⍵) में कन्वर्ट कर लिया। H(j⍵) में कन्वर्ट करके आपने उसको प्लॉट कर लिया। आपको प्लॉट करके नजर आ गया कि मेरा सर्किट कैसे बिहेव करेगा। मुझे ऐसे अच्छा मैम, क्योंकि पहले हम जब करते थे तो हम कहते थे ना कि ये फिल्टर है और ये यानी कि एनवलप बन रहा है। मैं पूछ रहा था कि क्या इसका भी कोई स्पेसिफिक टाइप का नाम होता है या? ये बॉडी प्लॉट है। और तुम आओ, मैं इसमें आपको एक चीज में पॉइंट आउट करती हूँ। ये देखें, ये अगर आप इसके जो ब्लैक कलर का प्लॉट है इसको देखो, तो तुम इसे क्या कहोगे? तुम्हारा सर्किट कैसा है? तुम्हारा सर्किट 10 से लेकर क्या इसको कहते हैं 310 तक की फ्रीक्वेंसीज को बड़े अच्छे तरीके से गुजरने देता है, फ्लैट है। और उससे पहले की फ्रीक्वेंसीज को भी अटेनुएट कर रहा है, और उसके बाद की फ्रीक्वेंसीज को भी अटेनुएट कर रहा है। तो मुझे तो ये एक बैंड पास फिल्टर टाइप की चीज लगती है ना। ये इंटरप्रिटेशंस आगे जाके आप इसमें शायद ज़्यादा एंजॉय करें, जब कंट्रोल्स और ऐसी चीजें आप पढ़ लें। जो आप पढ़े हैं ना, ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स नहीं है, मैं दोबारा आपको कहूँगी, ये नेटवर्क एनालिसिस है। आप एनालिसिस की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी ज़रा अटेंडेंस ले लूँ। मैं आपको 2 मिनट 5 मिनट पहले छोड़ना चाह रही थी, ताकि अगर आप अपने क्विज के लिए कुछ देखना चाहते हैं तो देख लें। जी, आपकी जो अटेंडेंस है वो अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ गई है, लिहाजा आपकी बारी आगे पीछे हो जाएगी। तवज्जो दीजिएगा। अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम। अली हसन तारिक, अली हसन तारिक, अरसलान तारिक, अरसलान तारिक, असफंदियार खान। मैम मुझे संतारे मैम क्लास में ज्वाइन। जी, आप क्या कह रहे हैं? अली हसन तारिक, आप क्या कह रहे हैं? मैम वो उसका बारिश की वजह से नेट स्लो चल रहा है, वो कह रहे हैं क्लास में है। ठीक है, फाइन, लगा दी अटेंडेंस। अवैस रजा, प्रेजेंट मैम। आयशा जाकिर, प्रेजेंट मैम। दुआ खान, प्रेजेंट मैम। फरहान प्रेजेंट। अहमद, ठीक है, फरहान अहमद अब्बासी,
प्रेजेंट मैम। हमादुर रहमान, हमादुर रहमान, हमजा इमरान, प्रेजेंट मैम। इब्तिशाम अली असद, प्रेजेंट मैम। नारेब लायक, प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद अम्मार, प्रेजेंट मैम। मिराल कमाल, प्रेजेंट मैम। आयशा फवाद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सलमान चौधरी, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुलेमान फैसल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद तौसीफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद ईशान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अवैस नज़ाकत, मैम उन्होंने चैट में लिख दिया। ठीक है फाइन। मोहम्मद साद खान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद तलहा खान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमैर सुहेल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुर्तज़ा कमाल दुर्रानी, प्रेजेंट मैम। नूरुलैन ज़हरा, प्रेजेंट मैम। उसैद अहमद, प्रेजेंट मैम। राजा जैन खालिद, प्रेजेंट मैम। सजाद अली, प्रेजेंट मैम। सरदार सोबान कासिम, सरदार सोबान कासिम, शहाब खान, प्रेजेंट मैम। शाहजेब अली जरमस, प्रेजेंट मैम। शहूदुर रहमान सैयद, प्रेजेंट मैम। मैम उनकी लाइट का मसला था। किनका? सोबान कासिम का? सोबान कासिम की लाइट का मसला था? सैयद मोहम्मद जाफिर, नो मैम, मैं शाहजेब का बता रहा था वो। प्रेजेंट आप मैम बोल रहे हैं। जाफिर। ठीक, शाहजेब की मैंने लगा दी। ठीक है जाफिर आपकी भी लगा दी। सैयद मोहम्मद शबी अहमद, प्रेजेंट मैम। सैयदा मोहम्मद, प्रेजेंट मैम। सैयद जुल्फिकार, प्रेजेंट मैम। उमैर इरफान, प्रेजेंट मैम। उमर जावेद, मैम वो उमर जावेद के घर लाइट चली गई है तो उन्होंने मुझे कहा कि उनकी अटेंडेंस लगवा दूं। जी हाँ। उस्मान जुल्फिकार, प्रेजेंट मैम। यासिर अली, यासिर अली, जवार खान, प्रेजेंट मैम। कौन प्रेजेंट है? यासिर अली के जवार खान? प्रेजेंट मैम। यासरीन प्रेजेंट मैम। और प्रेजेंट। ठीक है फाइन, दोनों प्रेजेंट। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। मैम आप इसका स्टार्टिंग टाइम थोड़ा जल्दी रख सकती हैं मैम? जी 4 से 4:30 है। मैम अगर आप मैम टाइम यासर अली थोड़ा प्रेजेंट पीछे है। कर दें। यार नहीं कर सकती आप ना, प्लीज जो गिवन टाइम है उसको प्लीज करें प्लीज, इस चीज को वाइंड अप होने दें। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए? मैम वो क्लास खत्म होगी अब आधा घंटा। नेट का कोई भरोसा नहीं है मैम। आपके पास ये वही मैम। करने के लिए सिर्फ 10 मिनट है क्विज करने के लिए, आधा घंटा मैम नहीं। नहीं टाइम नहीं है मैम, वो कह रहा हूँ कि आधे घंटे में कुछ पता नहीं ना, लाइट चली जाए, नेट बंद हो जाए, तो जितना जल्दी हो सकता है क्विज दे दें। मुझे तो टेंशन हो रही है मैम कि 4 बजे तक लाइट रहेगी या नहीं। कि मैं इस सिलसिले में क्या कह सकती हूँ? या तो आपके यहाँ 4 बजे लोड शेडिंग होती हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वैसे आपके पास मोबाइल होगा, उसमें थोड़ा डेटा डालें, आपके पास आधा घंटा है। ठीक है, अच्छा जी, कोई मैम और वो बारिश क्वेश्चन? भी हो रही है। बस करो बेटा, बस करो। चीजों को ना करने के रीजंस ढूंढा करो, ना करने के ना ढूंढा करो। अपना एटीट्यूड अच्छा कीजिए।